कमर सीधी कर लें, प्रकाश की लू को एक टक देखते रहें, बिना पलकों को झपकाए देखते रहें। प्रकाश को अपनी दोनों आंखों के बीच में स्थित कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रकाश अब मुझ में है। प्रकाश को धीरे धीरे अपने हृदय की ओर लेकर जाएं। मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है। मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। मैं अपने हृदय से केवल अच्छे विचारों को ही स्थान दूंगा। प्रकाश अब धीरे धीरे मेरी दोनों आंखों की ओर जा रहा है। मेरी आंखें प्रकाश से भर गई हैं। मेरी आंखें पवित्र हो रही हैं। मैं अपनी आंखों से केवल अच्छा ही देखूंगा। प्रकाश मेरी नासिका से गुजरता हुआ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। मेरा मुख प्रकाश से भर गया है। मेरा मुख पवित्र हो रहा है। मैं अपने मुंह से केवल सात्विक भोजन ही करूंगा। मीठा और बुद्धिमत्तापूर्ण ही बोलूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों कानों में प्रवेश कर रहा है। मेरे कान पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने कानों से केवल अच्छा ही सुनूंगा। प्रकाश अब मेरी भुजाओं से होता हुआ मेरे हाथ की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने हाथों से केवल अच्छे कार्य ही करूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों टांगों से मेरे पैरों की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे पैर पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने पैरों से केवल अच्छे स्थान पर ही जाऊंगा। प्रकाश मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकाशवान कर रहा है।
मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। मेरा शरीर पवित्र हो रहा है। प्रकाश अब मेरे शरीर से बाहर की ओर तेजी से फैल रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मेरे मित्रों, बंधुओं और उन सब तक पहुंच रहा है जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस प्रकाश के माध्यम से सभी को अपने प्यार का संदेश दे रहा हूं। पहले प्रकाश मुझ में था, फिर मैं प्रकाश में हुआ। अब मुझ में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं ही प्रकाश हूं। आई एम द लाइट। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया इस स्थिति का आनंद लें, आनंद लें। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें।
कर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठ कर मन से करो अगर व्यायाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, स्वस्थ शरीर में वास करेगा सुंदर उजला मन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी होगा सुदृढ़ तन, हर पीड़ा फिर दूर रहेगी होगा सुदृढ़ तन, रोग विकार सब दूर रहेंगे खुश होगा परिवार, कसरत और व्यायाम से सबकी नैया होगी पार। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। हमारा जीवन है करे निरोगी काया, योग हमारा जीवन है करे निरोगी काया, धनी वही है बली वही है जिसने इसको पाया, धनी वही है बली वही है जिसने इसको पाया, भोग विलास और अधिक कमाई लोग करो ना भाई, समय निकालो भाग दौड़ से लेकर बैठो चटाई। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। अनुलोम हो या विलोम हो या हो कपाल भाती, अनुलोम हो या विलोम हो या हो कपाल भाती, रुकी श्वास फिर वापस आए अच्छी निंद्रा आती, रुकी श्वास फिर वापस आए अच्छी निंद्रा आती, ध्यान लगाओ और योग से बन जाए सब काम, जीवन बने खुशहाल आपका करके प्राणायाम। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, योग में शक्ति है, योग में शक्ति है। सुबह सवेरे उठ कर मन से करो अगर व्यायाम, सुबह सवेरे उठ कर मन से करो अगर व्यायाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम, सुंदर बने शरीर हमारा अच्छे हो परिणाम। योग ही जीवन है, 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 योग ही जीवन है। डियर पेरेंट्स, आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपसे एक स्टोरी टेलिंग सेशन पहले शेयर करेंगे और ये स्टोरी टेलिंग सेशन आपके साथ लेकर आ रहे हैं हमारे स्कूल के ही
मैडम मुदिता और मैडम अनु। इसके थीम के बारे में ये खुद ही आप जान जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हैंडिंग ओवर द माइक टू मैडम मुदिता एंड मैडम अनु। थैंक यू सो मच सर। एंड नाउ पेरेंट्स, अब हम चलते हैं इस दुनिया से निकलकर जंगल की दुनिया में, जहां पर आप सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। और आप सबका स्वागत है इस जंगल की दुनिया में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी एक बहुत ही शैतान बंदर की। काऊ, काऊ, काऊ। मम्मा मिया, किसी को परेशान नहीं किया। ये मजा आया। मेरे बिना खेल रहे हो? निकलो यहाँ से, ये मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं खेल सकता मेरे अलावा। भागो। बहुत ही शैतान बंदर नजर आवत है। मियाऊ, मियाऊ। क्या हुआ काजी? मुझे चोट लगे है। मियाऊ। ये लो, ये लेप लगा लो, इसे लगाने से तुम्हें आराम मिलेगा। इस बेवकूफ को क्या पता कि मैंने इसमें मिलाया है नींबू और काली मिर्च। हाँ, मजा आएगा। बेवकूफ कहीं की। साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, साडे नाल की हो गया, सट लग गई मैनू। कितना बोरिंग दिन जा रहा है, किसी को परेशान भी नहीं किया। कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है? बनी, चलो देखें, इसके मजे लेते हैं। क्यों इतना चिल्ला रहा है बेवकूफ? हे बनी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? की दसा बांदर भाई, मैं ते खेडदा पिया सी, ऐसा सट लग गई मेरे पैर। ओ, बहुत बुरा हुआ बनी। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई देता हूँ, इसे लगाने से तुम्हें आराम मिल जाएगा। लो, ये प्राकृतिक लेप लगा लो। कितना चंगा बांदर हैगा है, भला करे भगवान ऐदा। अब हम छुप के मजे लेंगे। आए हाय, हुन मैं लगा लेना वा। आए हाय, धोखा देता है ने मैनू। आए हाय, दर्द हो गया, पीड़ होंदी पई है, होर जलन हो गई मेरे ते। धोखा देता है बंदर ने मैनू। ओए होए हाय। चलो अब दूसरा बकरा ढूंढते हैं। आए हाय, ओह कौन चिल्ला रहा है? देखना पड़ेगा। बानी, हे बानी, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? की दसा, उस बंदर ने मैनू धोखा देता। तुम सही कह रहा है टर्टल अन्ना, ये बंदर तो बहुत ही रसकला है। इसका तो टेटुआ ही दबा देते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इस बंदरवा का टेम आ गया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हुण इस बांदर नू पता लगेगा कि दूजियां नू परेशान करन दा की नतीजा होंदा है। बांदर, ओ बांदर भाई। क्या बात है, मुझे परेशान मत करो। आम खाओगे तुसी? रसीले आम खाओगे? आम? मुझे आम बहुत पसंद है।
तो चलो मेरे नाल उस पहाड़ी ते, ओथे खूब सारे आम हैंगे, रसीले आम, भर भर के खाओ, जिन्ने मर्जी खाओ तुसी। ए लो टोकरी चुन लो तुसी अपनी। मुझे बड़ी वाली टोकरी चुननी चाहिए, उसमें ज्यादा आम आएंगे। यही करता हूँ, इधर दो, ये बड़ी टोकरी मैं लूंगा। ला 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 आम तो बहुत ला ला। सारे हैं। देखते हैं। चलो मेरी टोकरी भर गई है, अब हम नीचे चलते हैं और इसको बैठ के खाएंगे। कितना मजा आएगा इतने सारे आम खा के। उफ, ये उठ क्यों नहीं रही मुझसे? हे बनी, मैं इसे उठा नहीं पा रहा, क्या हो गया? कैसे करूं, ये उठ नहीं रही है। दोबारा कोशिश कर लो वीर जी। सही कहते हो, मैं दोबारा उठाता हूँ। ये अभी भी नहीं उठ रही, लगता है ये चिपक गई है। ओ नहीं, ये मेरे हाथों को क्या हुआ? नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 60 ਲੱਗ ਗਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ। धन्यवाद। ओ नहीं, ये क्या है? ये जलन दे रहा है। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ओ नहीं, बचाओ बचाओ, पानी नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है। अब मुझे समझ में आया कि दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं शैतानी छोड़ दूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें यही समझ आता है कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। We must always try to be good to others. Thank you. Thank you. थैंक यू मैडम मुदिता, थैंक यू मैडम अनु। Thank you so much, sir, for providing us. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये स्टोरी टेलिंग सेशन किया। तालियां तो बनती हैं बच्चों, तालियां बनती हैं। Thank you. डियर पेरेंट्स, जो अगला सेशन हमारा है वो है पेरेंटिंग का, और पेरेंटिंग के सेशन में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अकेले अटेंड करें। कृपया अगर कहीं कोई बच्चा ये सेशन अटेंड कर रहा है तो वो भी अब ऑफ कर दे अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल। ये सेशन केवल पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स, अगर आपके पास आपका बच्चा बैठा है, आप उसको भेज सकते हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट पर, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर, हम जितने भी ये EHV क्लासेस लगा रहे हैं, इसका मीडियम इंस्ट्रक्शन हमने हिंदी रखा है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ये सेशन नहीं देखेंगे और वो इंडिविजुअली ही इस सेशन को देखेंगे। पेरेंट्स का ये सेशन जो है, आज हम बचा हुआ जो समय है, हमारे पास 35 मिनट्स हैं, और इस 35 मिनट्स के बाद नेक्स्ट सेशन हम फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 35 मिनट्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए पेरेंटिंग के इस सेशन के साथ। पेरेंटिंग आज के आवर की बहुत सख्त जरूरत है। पहले पेरेंटिंग के लिए हमारे पास बहुत से साधन थे, लेकिन अब जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली बनी है, उसमें अब ये पेरेंटिंग का कार्य पेरेंट्स के पास ही आ गया। हम एक पोएम से आपकी ये शुरू करते हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किलिंग की, स्टीलिंग की, क्राइम की, सब जगह जो ये न्यूज़ है, इसको पढ़कर हम कोसते हैं इस यंग जनरेशन को कि ये क्या कर रहे हैं। कभी आपने सोचा
कि इस क्राइम के पीछे, वायलेंस के पीछे, किलिंग के पीछे, स्टीलिंग के पीछे क्या केवल उनका ही दोष है? क्या इसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं है? क्या हम अपने लेवल पर कोई गलती नहीं कर रहे? हमने बच्चों को बहुत सा पैसा दिया, बहुत सा फ्री टाइम दिया, उनके लिए ऐसी मूवीज बनाई, ऐसी बुक्स बनाई और इस तरीके के सीरियल बनाए। क्या ये काफी नहीं है? हमने उनको सही पूछो तो बिगाड़ दिया। हम उनको समय नहीं दे रहे। हम ऐसी मूवी बना रहे हैं, ऐसी किताबें लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो गैंगस्टर हैं। हम इस तरीके की लिक्विड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरीके के कानून बना रहे हैं जिनसे उनके दिमाग खराब हो चुके हैं, और ये सब हम अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन के लिए कर रहे हैं। हम कैसे उन टीनेजर्स को कंडेम कर सकते हैं और उनको अपने देश की इस दुर्दशा के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? आइए उन पर ब्लेम करने की बजाय ठहरें, सोचें। आप जब सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि दरअसल वो दोषी नहीं, दोषी हम सब हैं जो उनको इस तरीके का फूड हम सर्व कर रहे हैं। लेट अस थिंक, लेट अस सी दैट कि हमारे लेवल पर क्या ऐसा मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं। पेरेंट्स, दरअसल पेरेंट के नाम से ही पेरेंट में सिर्फ मदर फादर की बात नहीं कर रहा, पापा, अम्मा, रिलेटिव्स, एल्डर्स, नेबर्स, टीचर्स, सोसाइटी एज ए होल मिलकर बनता है पेरेंट्स। जो भी एल्डर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को सही दिशा दिखाए, सही डायरेक्शन दे। इसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा और इसमें सभी पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। पेरेंट्स मीन्स सभी एल्डर्स की, सभी नेबरर की, सभी टीचर्स की, सोसाइटी के हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को सही डायरेक्शन दे। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा डिफरेंट काइंड के पेरेंट्स का। अगर आप माफ कीजिएगा, अगर आप इसमें से कहीं आपको ये टाइटल सूट करता हो तो आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये वो पेरेंटिंग है जिसकी वजह से आज का बच्चा जो है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। मेरी कैटेगरी का पहला पेरेंट्स है, उसका नाम है कामधेनु पेरेंट्स। कामधेनु पेरेंट वो पेरेंट है जो बच्चा जो भी मांगता है उसकी वो हर जिद को पूरा करता है। जैसे कामधेनु गाय थी, कामधेनु गाय से जो भी मांगा जाए वो दे देती थी। ऐसे ही हमारे कुछ पेरेंट्स जो हैं, विदाउट थिंकिंग के बच्चों को ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए। वो जो भी बच्चा डिमांड करता है वो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। स्पेशली जो सिंगल पेरेंट्स हैं, वो ये सोचकर कि कल को ये ना कहे कि मेरे पिताजी होते तो वो मुझे ये दिला देते, मेरी मदर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, या इसका वाइस वर्सा। इस तरीके के पेरेंट्स को उनकी पेरेंटिंग की वजह से जब बच्चे को जो चीज वो मांगता है सोसाइटी से नहीं मिल पाती, तो वो क्योंकि ना सुनने की उसको आदत नहीं होती तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
सेकंड किस्म के हमारे पेरेंट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल पेरेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। फाइनेंशियल पेरेंट्स का मतलब वो है जो स्कूल में आकर भी, ऑफिस में आकर भी बताते हैं मेरा बच्चा मैथ में 0 नंबर ले रहा था, मैंने उसकी एक ट्यूशन लगाई है तो अब 40% मार्क्स तो आ गए हैं, सोचता हूं एक मैथ की और ट्यूशन लगा दूं ताकि 80% आ जाए। तो कई बार हम हंसी करते उनसे कहते हैं क्यों नहीं आप 3 ट्यूशन से लगा देते, शायद 120% आ जाए। तो फाइनेंशियल पेरेंट्स अगर ये समझते हैं कि लक्ष्मी को सरस्वती के लिए कंपनसेट कर सकते हैं तो यहां वो कहीं मिस्टेक करें। आप अपने बच्चे के लिए सब चीजें पैसे से नहीं खरीद सकते, कुछ चीजों के लिए आपकी पर्सनल इंटरवेंशन, पर्सनल केयर जरूरत रहेगी। तीसरे किस्म के पेरेंट्स हैं जिनको हम ड्यूअल फेस्ड पेरेंट्स कहते हैं। बच्चे को ये कहेंगे बेटा सदा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और फिर उसको अपने ऑफिस की स्टेशनरी लाकर देंगे कि बेटा इस पर आप रफ काम कर सकते हैं। बच्चे को कहेंगे कोई बेल बजाएगा तो कह दो पापा घर पर नहीं है। बच्चा भी कई बार गलती कर देता है, जो बाहर जाकर वो कहता है पापा कहते हैं कि मैं घर पर नहीं हूं, तो उनको चौथी किस्म के हमारे पेरेंट्स हैं जिनको हम खो पेरेंट्स की कैटेगरी में गिनते हैं। ये हर वक्त बच्चे को अपने समय की बात करते हैं, उसकी जगह अपने आप को प्लेस कर बोलते हैं जब हम तुम्हारी उम्र के थे 8-10 किलोमीटर हम पैदल जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, और कितना मेहनत करते थे। हमारे समय में लाइट नहीं थी, हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे, तुम्हें सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी तुम काम नहीं कर रहे। ये खो पेरेंट्स से जब बच्चा चिढ़ जाता है, जब पेरेंट्स उनको बार बार कहते हैं देखिए लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, वो तुम्हारी उम्र में जब पढ़ने जाते थे 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे, तो बच्चा चिढ़कर कहता है पापा जब वो आपकी उम्र में थे तो आप वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप क्या बने। तो खो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बच्चे को बताएं, आप इस जनरेशन गैप को कम कर सकें तो कम कीजिए। पांचवी किस्म का पेरेंट है कैरियर कॉन्शियस पेरेंट। मदर डॉक्टर है, फादर एडवोकेट है, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं, बच्चे को आया के सुपुर्द किया है, संडे के रोज बच्चे से मुलाकात होती है, 6 दिन आपके उनको दर्शन ही नहीं होते बच्चे के, और ऐसे में बच्चा जो मेड है उसको ही अपने पेरेंट समझता है। तो कैरियर कॉन्शियस पेरेंट को भी जरूरत है कि वो अपने कैरियर में से भी कुछ समय निकालकर वो बच्चों को दे। 6वीं किस्म का पेरेंट है चाइल्ड सेंट्रिक पेरेंट। चाइल्ड सेंट्रिक पेरेंट मोबाइल उठाए, कैमरा उठाए, पहले दिन से जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है पहले दिन से उसकी एल्बम बनाना शुरू करता है, रोज डिफरेंट उसके पोजेस, फिर वो जो फोटो खींचता है उस फोटो को हर एक के साथ शेयर करता है, चाहे सामने वाले का दिल करे या ना करे। उसकी किट्टी पार्टी में डिफरेंट जगह पर उसकी बात का विषय उसका अपना बच्चा होता है।
उसको लगता है जितना मैं अपने बच्चे के काम में इंटरेस्ट ले रहा हूं, बाकी लोग भी उसकी बातें सुनकर उतना ही खुश हो रहे होंगे। और ऐसा बच्चा पैम्पर्ड चाइल्ड बन जाता है, वो हर एक से अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। जब उसको ये स्कूल जाता है और ये नहीं मिल पाती, तो वो जो गैप आता है, उस गैप की वजह से उसका स्कूल में दिल ही नहीं लगता। तो हमको देखना है कि राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग क्या है। राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग के लिए मैं आपसे ये तस्वीर शेयर कर रहा हूं। तस्वीर में आप देखते हैं, ये बच्ची है, अपने हाथ में एक बांस लिए रस्सी के ऊपर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये ट्रेवल करती है। इसका फादर बिल्कुल जहां जहां ये चलती है, इसके नीचे डफली बजा रहा है, एक तमाशे में जागरूक है कि अगर किसी वजह से बच्ची स्लिप कर जाती है तो उसको चोट ना लगे। लेकिन इसने 3 चीजें दी हैं बच्ची को। उसको एक एम दिया है। एम क्या है? रस्सी के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जाने का एम, और वो एम इसकी कैपेसिटी के हिसाब से दिया है। इंडिपेंडेंस दी है, बताया है कि किस तरीके से उसने बैलेंस करना है, लेकिन वो बैलेंस खुद कर रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। और रिकॉग्निशन दी है। जब बच्ची ऐसे चलती है तो जो तमाशे को देखने वाले लोग होते हैं वो तालियां बजाते हैं, और उससे बच्ची का हौसला बनता है, रिकॉग्निशन बनती है। सेम तरह की ट्रीटमेंट पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। एम, इंडिपेंडेंस एंड रिकॉग्निशन। शॉर्ट वर्ड में आप इसको एयर कह सकते हैं, AIR। बच्चे को हवा देना चाहिए, कैपेसिटी के हिसाब से उसको, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर देना चाहिए जो वो चाहता है। उसको इंडिपेंडेंस दे, बेशक उसके काम को देखता रहे, वॉच करे, लेकिन इंडिपेंडेंटली उसको काम करने दे। और ट्राई टू कैच देम डूइंग समथिंग गुड। हम जनरली उल्टा करते हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चे को उस वक्त पकड़ें जब वो कोई गलती कर रहा हो, उसकी बजाय अगर हम उसको तब पकड़ें जब वो कुछ अच्छा कर रहा हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम राइट काइंड ऑफ पेरेंट्स बने। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आज ऐसा क्या हो गया, आज क्यों पेरेंटिंग की जरूरत है, पहले क्यों नहीं थी। पहले हमारे बड़े बड़े परिवार होते थे, उन परिवारों में बच्चे अपने बुजुर्गों से सीखते थे, पल जाते थे। लेकिन आज जरूरत है, अगर हम अपने देश को चाहते हैं कि वो प्रॉस्परस करे, तो हमें पेरेंट्स की तरफ से इम्प्रूवमेंट लाना होगी। जब तक हमारे घर में पीस और हार्मोनी नहीं होगी, हमारी नेशन में पीस नहीं हो पाएगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों के लिए जो जरूरत है वो जरूरत इनकी पूरी करें, पर रीजनेबली। पहले हमारी जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में एक बड़े से घर में सब लोग रहते थे। उसमें कोई एक पर्सन होता था जो, जिसकी जिम्मेवारी होती थी बच्चों को लुक आफ्टर करने की। रात के वक्त दादी अम्मा मॉरल वैल्यू बेस्ड स्टोरी सुनाती थी बच्चों को। डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे। थोड़े दिनों में
हमारी ये फैमिली ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली रह गई। न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे। घटते घटते न्यूक्लियर फैमिली से मारुति फैमिली हो गई। फादर मदर बेटा बेटी 4 लोग जैसे मारुति की सीट्स हैं। समय आ रहा है अब नानो फैमिली बनने जा रही है। मदर फादर घर पर, बच्चे हॉस्टल में। तो ये सिचुएशन हमें फेस करना पड़ रही है, इसलिए पेरेंटिंग की जरूरत आन पड़ी है। इसलिए हमें इस चेंजेस को देखना है, इस चेंजेस को विजुअलाइज करके हमको देखना है ऐसा क्या क्या हो रहा है। शो बहुत मैटर कर रही है आजकल। आज का बच्चा जब आप घर से तैयार होकर निकलते हैं, वो आपकी इंस्पेक्शन करता है, देखता है आपको और देखकर रैंक देता है आपने कैसे कपड़े पहने हैं। पहले एक परिवार में कोई मैरिज का ओकेजन होता था तो उसके लिए एक ही थान में से सभी बच्चों को एक जैसे कपड़े सिला दिए जाते थे विदाउट बोदरिंग के। आज का बच्चा, उसकी अपनी चॉइसेस हैं, उसकी अपनी कलर कॉम्बिनेशन है, चॉइसेस हैं। वो खुद अपनी क्या चीज उसको अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, उसका फैसला करता है। तो टीवी के माध्यम से डिफरेंट जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, उस एडवर्टीजमेंट से हमारा जो कंजम्पशन कल्चर है वो इंक्रीज हो रहा है। हमारी सिंपल लिविंग नहीं रही। अब हम लोग पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। दादी अम्मा जो जिसकी जिम्मेवारी होती थी बच्चों को अटेंड करने की, आजकल वो ऑब्सोलीट हो गया। अब वो उसको ये जिम्मेवारी उससे ले ली गई है। जो आज की मॉडर्न बहुएं हैं वो समझती हैं कि अगर मेरा बच्चा दादी के पास रहेगा तो वो आज के माहौल में फिट नहीं रह पाएगा। वो कोशिश करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो दादी अम्मा के पास संपर्क में ना रहे, उसकी ये ट्राई रहती है। तो पेरेंटिंग की जरूरत और ज्यादा पड़ गई है। पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल क्या है, ये जो स्किल वो एक्सपीरियंस से सीखता था, उसकी अब जानकारी नहीं रही है। पेरेंट्स बड़ा अपने आप को पावरलेस फील करता है, डायरेक्शनलेस फील करता है। मदर अब जॉब करने लग गई हैं और फादर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डोमेस्टिक काम में हेल्प करे, बच्चे की प्रॉपर पेरेंटिंग करे, जो पहले मदर का ही व्यू होता था। लेकिन फादर जो है वो अभी इस काम के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। बच्चे फिजिकली ज्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से समय से पहले वो जो सीख रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं। अब भगवान की जगह फिक्स हो गई है। पहले भगवान के लिए घरों में मंदिर के तौर पर एक प्लेस होती थी, अब वो प्लेस भगवान को मंदिरों में ही शिफ्ट कर दिया गया है। ये सारी चीजें पेरेंटिंग की जरूरत को बढ़ा रही हैं। आज जरूरत है कि किस तरीके से हम बच्चों को नर्चर करें, बच्चों का देखभाल करें, उसके लिए टेक्निक सीखने की जरूरत है। बच्चों के लिए इतना कुछ टेलीविजन में, इतनी एडवर्टीजमेंट, इतनी कंजम्पशन के लिए चीजें, इतने खिलौने, डिफरेंट टाइप की जो चीजें हैं वो परोसते हैं। बच्चा हर चीज को देने के लिए जिद करता है। माँ बाप के लिए बच्चे को कहीं बाहर लेकर जाने में ही प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा जाते जाते ही किसी भी दुकान के शो केस को देखकर वहां अड़ जाता है, जमीन पर लेटकर शोर करने लगता है, मैं मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए।
बेग, बोरो और स्टील, कुछ करो पर मुझे मेरी चीज चाहिए। माँ बाप पहले जैसे बच्चे घर में सब कामों में हेल्प करते थे, अब खुद ही बच्चों से हेल्प नहीं कराते। बेटा तेरा काम ये है, तू पढ़, तुझे क्या चाहिए वो सब चीजें तुझे तेरे स्टडी रूम में ही मिलेंगी। बच्चों में घर से बाहर कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कैसे हर ओकेजन के लिए बच्चों के पास अलग ड्रेस होनी चाहिए, अलग तरह का उनका सेटलमेंट, ये सारी चीजें जिससे कि फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और उसके लिए पेरेंट्स को ज्यादा समय पैसा कमाने पे लगाना पड़ रहा है और बच्चों के लिए समय उसके पास नहीं रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, पहले क्या था और अब क्या है। पहले जो भी फूड घर में बनता था वो सबके लिए सर्व किया जाता था, जो बनता था वही सबको खाना पड़ता था। लेकिन आज हर बच्चे से ये पूछा जाता है कि वो क्या लेगा खाने में। हर बच्चा अपनी चॉइस बताता है और डिफरेंट काइंड के टेस्ट के नेचुरली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए जितना समय पहले लगता था अब उससे ज्यादा समय लगता है। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपनी थाली में कुछ छोड़ दें। आज मदर खुद कहती है बेटा जितना तुमसे खा सकते हो खा लो, और जो बच जाएगा उसको वो थ्रो कर देती है। तो ये फर्क पड़ा है, ये बहुत बड़ी चेंज है। पहले के डेट में मेडिसिन कम थी लेकिन हेल्थ अच्छी थी। आज मेडिसिन ज्यादा है, हेल्थ कम है। हम बच्चे लोग पूरी समर को नंगे पांव बाहर घूमते थे, कोई सन की हीट थी वो हम पर कोई असर नहीं करती थी। आज मदर जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव हो गई है, एक एक बच्चा है, बाहर नहीं भेजेंगी, बच्चे को लू लग जाएगी। इवन पहले कभी एसी का, मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं था, पंखा भी बहुत बड़ी लग्जरी होता था। मिनरल वाटर तो हमने कभी देखा ही नहीं, सभी वो टैप का पानी पीते थे। आज बच्चे को पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं आकर स्कूल में कि इसको प्रेयर में खड़ा होने से प्रॉब्लम आती है तो इसको प्रेयर में खड़े होने से छूट दे दी जाए, मेरा बच्चा बहुत नाजुक है, मैं नहीं चाहता। और कई बार परेड में और में प्रेयर में कई बच्चे इतने नाजुक हैं अब कि वहां प्रेयर में वो गिर जाते हैं। 15 अगस्त की परेड के लिए जहां वो कंपल्सन होती है बच्चों को भेजना, वहां पर भी बड़ा ही एक चैलेंजिंग जॉब रहता है कि कैसे बच्चों को सेफली वापस लाया जाए। बच्चों का इम्यूनिटी लेवल पहले से डाउन हो गया है। पहले हम पेड़ों पर चढ़ जाते थे, गिर जाते थे तो भी मलहम लगा दी जाती थी, कुछ देख लिया जाता था, लेकिन अपने गिरने के लिए हम खुद जिम्मेवार थे। आज का पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को स्टूल पर भी चढ़ने नहीं देता, हाय हाय मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए। और अगर वो बच्चा कहीं किसी तरीके से स्कूल में कहीं गिर जाए तो स्कूल वालों के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। कैसे गिरा, क्यों गिरा, आप क्या कर रहे थे, 100 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल, वो इंडिविजुअली सबको एट ए टाइम
80 आंखों से देखे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा किसी टीचर के बारे में कोई कंप्लेंट करता था कि मुझे बिना बात के मार पड़ी है, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, तो पेरेंट्स से भी मार पड़ती थी। कोई बच्चा ऐसा हौसला करता ही नहीं था। लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चे के साथ आकर कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए और उसको कानून का वास्ता देते हैं कि हम, अगर आप हमारे बच्चे को कोई पनिशमेंट देंगे तो हम आपकी पुलिस रिपोर्ट कर देंगे। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। इवन स्कूलों को ये कहा गया है कि एक हेल्पलाइन नंबर रखो। अगर बच्चे को अपने टीचर से या पेरेंट से शिकायत है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर पेरेंट्स की भी और टीचर की भी को भी पनिशमेंट दिला सकते हैं। ये आज और कल में ये अंतर आ रहा है। बर्थडे के ओकेजन को जनरली पेरेंट्स ब्लेसिंग देते थे और वही एक बर्थडे का ओकेजन माना जाता था। सुबह के वक्त मम्मी पापा के पैरों को हाथ लगाया, मम्मा आज हमारा बर्थडे है, मम्मा हग कर दे, तो समझो बर्थडे मन गया। लेकिन आज बच्चा इस बात का कि मुझे कोई कितना प्यार करता है, उसके चाचा ने क्या दिया, उसके ताया जी ने क्या दिया, उसके मम्मी ने क्या दिया, पापा ने क्या दिया, जितना कॉस्टली गिफ्ट कोई देता उसके हिसाब से मेजर करता है कि ये मुझे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि इसने मुझे ज्यादा कॉस्टली गिफ्ट दिया। तो प्यार की भी डेफिनेशन चेंज हो गई। ये सारे कारण हमें कहते हैं कि पेरेंटिंग की बहुत सख्त जरूरत है। अदरवाइज हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। एक चॉकलेट मिलता था तो उसको सारे लोग शेयर कर लेते थे और अब सबको अलग अलग चाहिए। मदर खुद ही सबका हिस्सा अलग से करके बताती ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा है। और चांद से आज का बच्चा अपने खिलौने, अपनी बिलोंगिंग्स, अपना क्लोथ, किसी भी तरीके की कोई भी शेयरिंग अपने ही भाई बहन के साथ नहीं करता। एक ड्रेस सिलती थी, पहले बड़ा भाई पहनता था, फिर बड़े भाई से वो छोटे भाई के पास आ जाती थी और ये कंटिन्यू रहता था। आज बच्चे की अपनी ड्रेस है, जैसे ही वो ड्रेस उससे ओवरसाइज हुई, उस ड्रेस को रद्दी वाले को, उस ड्रेस को कोई और यूज ही नहीं करता, वो उसको वेस्ट में गिनते हैं। इसी कारण हम लोगों के फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। वैसे तो अब ज्यादा बड़ी फैमिली ही नहीं रही है, एक या दो बच्चे, और उन दो बच्चों को भी सही तरीके से शेयरिंग केयरिंग की अब प्रैक्टिस नहीं रही। पहले हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी। एक किसी को फोन करना था, उसके लिए कितनी कितनी देर हमें बैठना पड़ता था। एक चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसको 10 दिन 15 दिन लगते थे और वो चिट्ठी एक जरिया था जानने का कि क्या है। आज कम्युनिकेशन ओवर कम्युनिकेशन हो गया। आज की डेट में मोबाइल ने इतना आसान सा कर दिया है। इवन अगर कोई घर से जाता भी है, पहले वो बस स्टैंड पर फोन करता है जाकर कि मैं अब बस में बैठने जा रहा हूं, फिर फोन करता है अब बस चल पड़ी है, और एक एक मिनट की रनिंग कमेंट्री जो है वो इतनी ज्यादा ओवर हो गया है
और यही रीजन है फैमिलीज के भी टूटने का आजकल। जब कोई लड़की शादी कर कर दूसरे घर जाती है तो दूसरे घर में क्या हो रहा है शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक की खबर उसकी मदर को होती है। और उससे घरों में जब भी कोई किसी तरीके की कोई भी ऐसी बात जो उनको सूट नहीं करती वो होती है तो उसको हल्लाशेरी मिलती है अपनी मदर से। एक सही गाइडेंस मिलने की बजाय इंटरफेरेंस होती है और रिजल्ट होता है डाइवोर्स। तो इस तरीके की चेंजेस के लिए जरूरी है कि हमें सही पेरेंटिंग क्या है, कैसे हमने अपने बच्चों को नर्चर करना है, उसके बारे में जाने। रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है आज के टाइम में अगर फादर का बुलिंग एटीट्यूड है तो उससे बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, या वो ज्यादा खाते हैं जरूरत से या भूखे रहते हैं। जो ओवर एंजाइटी है फादर की उससे बच्चों के अंदर अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हम अपने बच्चों के एक्शन को अनसपोर्ट करते हैं तो डिप्रेशन और डिलिक्वेंसी जैसी बीमारी हमें घेर देती है। ये अब आज की रिसर्च ने बताया है। पहले बच्चों को कोई किसी तरीके से किसी भी तरीके के ऐसे ट्रीटमेंट का कोई इतना असर नहीं होता था, पर आज का बच्चा बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डिफरेंट हो गया है। कारण कई सारे हैं और उन्हीं कारणों की हम चर्चा करेंगे अगली बार, अगली हमारी प्रेजेंटेशन में। सी यू नेक्स्ट। अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूं। कल के दिन हमारे स्कूल की काउंसलर निधि बर्थवाल वो डिप्रेशन पर अपनी एक टॉक दे रही है कल शाम 6 बजे ही। आज की डेट में इस टॉक की बड़ी वैल्यू है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टॉक के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि आज ये डिप्रेशन बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है। और लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत से परिवारों में ये डिप्रेशन ये घुस गया है और जरूरत है हमें इसको कैसे कूल डाउन करना है। तो एक काउंसलर के द्वारा सुनकर आपको इसके रेमेडियल मेजर मिलेंगे। हो सकता है इसकी आपको जरूरत ना हो, लेकिन आपके पड़ोस में किसी को जरूरत हो, सोसाइटी में जो आपको जानते हैं उनको किसी को जरूरत हो, उसके लिए आपको ये सेशन अटेंड करना बनता है। लिंक आपको हमारे टीचर से मिल जाएगा। कृपया, मैं देख रहा हूं कि आपका नंबर दिनों दिन कम होता जा रहा है। आप ये इस सेशंस को जरूर अटेंड करें। आपको जितने भी अभी तक सेशन हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। कृपया उन लेसन्स के साथ अपने आप को अपडेट करें और क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन के लिए हमने आपको एक ईमेल शेयर की है, क्योंकि यहाँ वो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है इतने बड़े उसमें ग्रुप में। तो ईमेल, आप उस ईमेल पर अपनी फीडबैक दें। इस प्रोग्राम को आप कैसे चाहते हैं, दिन में चाहते हैं, शाम को चाहते हैं। आपने लिखा आपको जूम नहीं चाहिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमें कोई और प्लेटफॉर्म मिले जिसमें हम 100 से ज्यादा लोगों को कैटर कर सकें, तो हम जल्दी ही जूम को छोड़ना चाहेंगे। ये ehvdcms@gmail.com पर आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पेरेंटिंग के ये सेशन को, जो अगले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादा जरूरत है कि रेमेडियल मेजर्स क्या है, कैसे हम अपने आप को बदलें, क्या बदलाव की जरूरत है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सब लोगों का मुझे इंतजार रहेगा अगले सैटरडे भी। और आप वो अगले सैटरडे
ये 6 o'clock शाम को चाहते हैं या 6:30 मॉर्निंग में चाहते हैं, इसकी भी आपसे फीडबैक की मुझे उम्मीद करता हूं मैं आपको। तो कल के लिए मैडम निधि बटवाल, हमारी स्कूल की काउंसलर, वो आपसे डिप्रेशन के लिए क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए उस पर आपसे डिस्कस करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैडम मुदिता को और मैडम अनु को मुबारकें देना नहीं भूलिएगा। उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है और आपको हैरानी होगी कि पहली बार किया है। स्टोरी टेलिंग उन्होंने, ये उनका पहला प्रयास है। इमेजिन कीजिए आने वाले समय में वो कितने अच्छे स्टोरी टेलर बनेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। थैंक यू।